बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल कशकोल। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शेख हामिद का चेहरा इस वक्त किसी ऐसी आतिशफ़शां की तरह सुर्ख हो रहा था जो कसीर धुआं उड़ाने के बाद एक धमाके से अपने अंदर का सारा लावा उबल देने के लिए बेचैन हो। होंठ चबाते के साथ साथ वो मोबाइल पर दूसरी जानब से दी जाने वाली ब्लैक टाइगर की रिपोर्ट भी सुन रहा था। DIG क्राइम्स और सिराज तनहा वापस लौटे हैं। कर्नल परवेज़ इनके साथ नहीं था। नंबर 3 की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में कुछ देर पेशतर 2 ताबूत दफन किए हैं। हो सकता है कि दूसरी जानब से जुमला मुकम्मल नहीं किया गया। रुक क्यों गए? शेख हामिद ने सपाट आवाज़ में कहा। बोलते रहो। ख्याल यही है कि वो दोनों ताबूत हमारे ही साथियों के होंगे। और शेख हामिद के लहजे में किसी सांप की फुंकार महसूस हो रही थी। जिस ट्रक ने एक्सीडेंट में काम दिखाया था, कल रात तकरीबन 9 बजे वो भी धमाके से उड़ा दिया गया। इसके साथ कुर्बो जवार के गैर ज़रूरी बातों में वक्त मत बर्बाद करो। इस बार लहजा ज़रा सख्त इख्तियार किया गया। अफजल खान की क्या खबर है? हमारे आदमियों ने जान पर खेल कर वहाँ तक रसाई हासिल की थी, लेकिन वो बिस्तर पर मौजूद नहीं था। ब्लैक टाइगर की आवाज़ बुझने लगी। शायद किसी ने इसकी मुखबरी कर दी थी। अफजल खान की जगह एक वार्ड बॉय चादर ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। ड्यूटी नर्स कैसे लपेट में आ गई? वो भी एक इत्तेफाक ही था बिग बॉस। हमारे आदमी का काम होने के बाद वापसी के इरादे से पलटे थे जब नर्स की मौत इसे रास्ते में ले आई। वो अगर अचानक बदहवास होकर शोर ना मचाती तो कुछ कहानियाँ मेरे पास भी हैं, वो भी ज़हन नशीन कर लो। शेख हामिद ने होंठ चबाते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। बंगाली बाड़े में हमारे बाकी आदमियों को भी ख़त्म कर दिया गया। चार्ली और हसीना भी गायब हो गए। ख़ास राय से ये भी इत्तला मिल रही है कि कल दफ्तर छोड़ने से पहले हाफिज़, मौलवी, कारी, मुफ्ती और फरिश्ता सिफ्त अली महमद ने भी पे दर पे नाकामियों से बुखला कर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। शेख हामिद पीछोताब खा रहा था। जिस ट्रक को उड़ा दिया गया, इसका ड्राइवर भी लापता है। ओह! ब्लैक टाइगर ने हैरत का इजहार किया। ये सब कौन कर रहा है? रबिश। शेख हामिद एकदम ही फट पड़ा। तुम किस मर्ज़ की दवा हो? वो तहकुमाना लहजे में गुर्राया। मालूम करो कि किसने अपनी मौत को दावत दी है। मुझे कल शाम तक मुकम्मल तफसील दरकार होगी। ओवर। मोबाइल ऑफ करने के बाद वो उठकर अपने मखसूस कमरे में किसी भूखे के मानिंद टहलने लगा। जो सवालात इसने ब्लैक टाइगर से किए थे, इनमें से बहुत से जवाबात खुद इसके पास भी नहीं थे। वो खासी देर तक दबीज़ कीमती कालीन को कदमों तले रोनता रहा। फिर इसने मेज़ के करीब आकर एक झटके से फ़ोन का रिसीवर उठाया और सिराज के नंबर डायल करने लगा। इसकी आंखों में चिंगारियां चटक रही थीं। 1 मिनट बाद ही दूसरी जानब से सिराज की आवाज़ उभरी। सिराज स्पीकिंग। शेख हामिद बोल रहा हूँ। इसने धमकती आवाज़ में अपना तारुफ कराया। एक ज़रूरी काम पेश आ गया है। कब हाज़िर हो जाऊँ? दूसरी जानब से बड़ी फरमाबरदारी से दरियाफ्त किया गया। यहाँ नहीं, हस्पताल में। शेख हामिद ने अल्फाज चबाते हुए फैसला कुन लहजा इख्तियार किया। मैं 2 घंटे बाद अफजल खान की इजाज़त की खातिर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ अहम और फाइनल बातें करनी हैं। ओके, सिराज ने इस बार भी नरम आवाज़ में कहा। शेख हामिद ने किसी रस्मी हाय हो या बाय बाय की ज़रूरत नहीं समझी। रिसीवर को वापस रख कर बस एक लम्हे को इसकी आंखों में एक शैतानी चमक सी उभरी। दूसरे ही पल इसने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी से रब्ता किया। यस बॉस। दूसरी जानब से एक मुतरन्नम नुस्वानी आवाज़ उभरी। 10 मिनट बाद शबनम को मेरे साउंड प्रूफ कमरे में भेज देना। राइट बॉस, मुस्तद्दी से जवाब मिला। शेख हामिद दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गया। पे दर पे होने वाली नाकामियों ने इसे बुरी तरह उलझा दिया था। वो हर किस्म का नुकसान हंस कर बर्दाश्त करने का आदी था, लेकिन किसी के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम करना इसकी शरीयत के ख़िलाफ़ था। इसके 4 शिकारी कुत्ते हाथ से निकल गए थे। 2 की मौत की तस्दीक ब्लैक टाइगर ने कर दी थी। बाकी 2 की मौत के असबाब इसके जहन में किसी बिच्छू की तरह डंग मार रहे थे। लियाकत हुसैन के मुकाबले में भी इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। इसने एक ही दाव में सेठ उस्मान को ख़त्म कराने के साथ साथ लियाकत हुसैन का किस्सा भी पाक करने की ठान ली थी, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। सेठ उस्मान सुपर स्टोर पर उतरने की वजह से बाल बाल बच गया। बाद में होने वाले ख़तरनाक एक्सीडेंट में भी लियाकत हुसैन मामूली ज़ख्मी हुआ था। इसके बाद अचानक जो जवाबी हमले शुरू हुए, इनके बारे में शेख हामिद ने भूल कर भी गौर करने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी, लेकिन अब वो संजीदगी से एक एक इम्कान पर गौर कर रहा था। सेठ उस्मान सीधा सादा बिजनेसमैन था।
इससे किसी इंतहाई कदम उठाने की तवक्को नहीं की जा सकती थी। सिराज की एक एक नकलो हरकत की रिपोर्ट इसे मिल रही थी। डीआईजी क्राइम्स जैसे ईमानदार आदमी से भी वो गाफिल नहीं था। मुमकिन है अलीम अहमद की ज़ाती कोशिश और असर रसूख की वजह से ज़िशान होटल से पकड़े जाने वाले 2 मुजरमों की ज़ुबान खुलवाने की खातिर मिलिट्री अफसरान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया हो, लेकिन ट्रक के धमाके का ज़िम्मेदार कौन था? बंगाली पाड़े की पुरपीच गलियों में उस मकान की निशानदेही किसने की थी जहां बाकी 2 ख़तरनाक मुजरम रिपोश थे? उनको ठिकाने लगाने के अहकामात किस सूरमा ने सादर किए? वहाँ तक इनकी रिसाई किस तरह मुमकिन हुई? एक्सीडेंट में इस्तेमाल किए गए ट्रक ड्राइवर को हादसे के बाद फ़ौरन ही सिर्फ घर तक महदूद रहने को कहा गया था, फिर इसे ज़मीन खा गई या आसमान? किसी में अचानक इतना दमखम पैदा हो गया था जिसने शेख आमद के मुकाबले पर आने की हमाकत की थी? कैसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हाथी का शिकार करने की खातिर किसी शेर का दिल गुर्दा दरकार होता है? तो फिर इसने किस वजह से मुकाबले में आने की कोशिश की थी? और भी बेशुमार सवालात थे जो इसके शैतानी जहन में उभर रहे थे। ये पहला मौका था जब शेख आमद ने अपने जहन को टटोलने की जहमत गवारा की थी, वरना इसकी आंख के एक इशारे पर इसके परवरदा जराइम पेशा अफराद जिनकी फाइलें सरदखाने में पड़ी गल सड़ रही थीं, इसके मुखालफों को मौत की अब्दी नींद सुलाने में एक लम्हे की भी गफलत नहीं करते थे। बड़ी देर तक वो जहनी जिम्नास्टिक करता रहा, फिर इसके जहन में एक ही नाम उभरा, मैडम रूबी। हो सकता है कि अफजल खान की नाकामी के बाद मैडम के जहन में शेख आमद ही का नाम उभरा हो। शायद इसे बाद में इस बात की भनक भी मिल गई हो कि अफजल खान ने किस मकसद की खातर इसे शहरी की सील बंद बोतल में भी शामिल बेहोशी की दवा के ज़रिए ट्रैप करने की कोशिश की थी। दौलत के बलबूते पर मुमकिन है इसने भी 2-3 बदमाश और 28 गिरों की खिदमत हासिल कर ली हों, लेकिन कोई ना कोई इसकी पुश्त पनाही भी ज़रूर कर रहा था जिसने इसे ख़ास और अहम इत्तलाहात फराहम की होंगी। इस बेदी का नाम उगलवाने की खातर मैडम को शिकंजों में जकड़ना ज़रूरी था। तुम मेरे इंतखाब पर पूरी उतरी, ये तुम्हारी खुशकिस्मती भी है। मैं तुम्हें अब कुछ अपने ख़ास कामों के सिलसिले में मौका देता रहूँगा। शेख आमद के वो आखिरी जुमले इसकी क़ुव्वत समात में अक्सर गूंजते रहते। उसने शेख आमद के यहाँ महज अपनी बदनसीब माँ और बेकसूर बाप की दर्दनाक अमवात का इंतकाम लेने की खातिर मुलाजमत इख्तियार की थी। इसी मंसूबे के तहत इसने अफजल खान पर डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन दफ्तर से अफजल खान की मुसलसल गैर हाज़िरी ने इसे मज़ीद चौंका दिया था। इसे असल सूरत हाल का इल्म बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसका जहन गवाही दे रहा था कि ख़ुद अफजल खान भी शायद ज़ेर अताब आ गया है। शबनम ने कई बार इस पहलू पर भी गौर किया था कि वह खामोशी से कोई खूबसूरत बहाना तराश कर मुलाजमत से मुस्तफ़ी हो जाए और मैडम रूबी के साथ मिलकर अपने इंतकाम की खातर कोई नया प्लान तश्कील दे। 1-2 बार इसने अपना इस्तीफ़ा लिख भी लिया, लेकिन बाद में इसे रेज़ा करके तलफ़ कर दिया। फौरी तौर पर वह बिग बॉस को ऐसा मौका नहीं फराहम करना चाहती थी जो इसकी पोजीशन को मशकूक कर देता। इस वक्त भी स्विच बोर्ड पर पूरी तुंदही से अपने फ़राइज़ अंजाम देने में इसके जहन में मुख्तलिफ प्लान उभर रहे थे, जब इसे शेख आमद की सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बड़े मानी ख़ेज़ अंदाज में कहा था, मैं सबसे पहले तुम इस बात पर मुबारकबाद पेश करूँगी कि तुमने बिग बॉस का एतमाद हासिल कर लिया। जी, इसने सटपटा कर कहा, मैं समझी नहीं। बॉस ने तुम्हें ठीक 10 मिनट बाद अपने साउंड प्रूफ कमरे में तलब किया है। इस बार भी चुपते हुए अंदाज में इसे बिग बॉस का हुक्म सुनाया गया, फिर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। शबनम के जहन में फिर खुश्क आंधी के तेज़ झकड़ चलने लगे। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि बिग बॉस की पसंद और नापसंद दोनों ही इसके हक़ में ख़तरनाक हो सकती थी। 5-6 मिनट तक वो जहनी उलझन में मुब्तला रही। शेख आमद की सेक्रेटरी का जुमला बदस्तूर इसके वजूद में बबूल के कांटे के मानंद चुभ रहा था। एक मिनट इसे कोई आखिरी फैसला कर गुजरने पर उकसा रहा था। छठी हिस्स में कोई नादीदा ख़तरा रह कर किलबिला रहा था। फिर शबनम ने दिल कड़ा करके एक आखिरी फ़ैसला कर लिया कि पहली फ़ुर्सत में इस मुलाजमत से कोई खूबसूरत बहाना करके सबकदोश हो जाएगी। जहन को पूरी तरह अलहदगी पर आमादा करने के बाद इसने वक्त मुकर्रर पर साउंड प्रूफ कमरे में कदम रखा तो ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इसने शेख आमद के चेहरे पर मिंडलाने वाले कहरो गज़ब का भी कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। खामोशी से इशारे मिलने पर ख़ुद को संभालते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गई। कैसी हो शबनम? शेख आमद ने गहरी नज़रों से इसके लिबास और उतार चढ़ाव को तवज्जो से देखते हुए संजीदगी से इसकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके चेहरे का तनाव भी बतदरीज कम होने लगा। आपकी नज़र इनायत है सर, शबनम ने संभल कर जवाब दिया। मैंने तुम्हें इस वक्त ऐसे मखसूस काम के लिए बुलाया है जो मेरे ख्याल में तुम बड़ी आसानी से अंजाम दे सकती हो। मैं खादिम हूँ सर, आपके लिए कोई काम अंजाम देना यकीनन मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। लेकिन शबनम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद वो बिग बॉस का खौफ ही था जो अल्फाज के हलक में घुट कर रह गए। कम ऑन, शेख आमद ने इस बार बेतकल्लफ़ी का मुजाहरा किया।
तुम अगर चाहो तो मुझे बिग बॉस की बजाय अपना हमदर्द या दोस्त समझ कर भी जो चाहो कह सकती हो। बात दिल में रह जाए तो घुटन का एहसास भी शिद्दत इख्तियार करने लगता है। सर, शबनम ने दोबारा अपना मकसद बयान करने की खातिर पेशबंदी ज़रूरी जानकर दबी ज़ुबान में कहा, इधर कुछ दिनों से मैं बेहतरी महसूस नहीं कर रही। शायद मुझे आराम की ज़रूरत है। ओके, शेख हामद ने दरियादिली से जवाब दिया। तुम स्विच बोर्ड का थका देने वाला काम किसी और को सौंप दो। इसके अलावा मैं तुम्हें आराम करने की खातिर 10 रोज़ की छुट्टी भी दूंगा विद पे। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें मुंतखब कर लिया है वो तुम्हारे लिए दिलचस्प भी है और एडवेंचर्स भी। 10 रोज़ के दौरान मैं तुमसे मोबाइल पर भी रब्ता कर सकता हूँ। शेख हामद ने कुछ तौक़ुफ़ से सरसराते हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक मोबाइल और सिम भी दूंगा जो कहीं किसी मोबाइल कंपनी के रजिस्टर पर दर्ज नहीं होगी। वजह भी सुन लो, मैं नहीं चाहता कि अपने मुखालफिन के पास कोई सबूत छोड़ूं जो मेरे ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल हो सके। अंडरस्टैंड? भला आपका कौन मुखालिफ हो सकता है? शबनम ने बड़े एतमाद से मुस्कुराकर कहा। ये और बात है कि वह जुमला अदा करते वक्त इसके दिल में नफ़रत का तूफ़ान ठाठे मार रहा था। तुमने अभी तक काम की नौयत नहीं पूछी। इसने शबनम को इस बार कदरे बरहम नज़रों से देखा। सर, शबनम ने एक बार फिर कसमसा कर बड़ी हिम्मत से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो काम मुझे सौंप रहे हैं वो किसी और को सौंप दें? और क्या? शेख हामद के तेवर बदलने लगे। वो किसी का इनकार या मशवरा सुनने का आदी नहीं था। मैं मुलाजमत से रिज़ाइन करना चाहती हूँ। शबनम ने दिल की धड़कनों को संभाल कर किसी न किसी तरह अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। जवाब में शेख हामद के होंठों पर एक गलीज़ मुस्कुराहट फैलकर गहरी होने लगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? इसका लबो लहजा यकलख्त सपाट हो गया। आखिरी फ़ैसला तो आपको करना है सर। शबनम ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी दरख्वास्त रद्द कर दूँ तो? इसने शबनम को चुभती हुई नज़रों से देखा। मेरा ख्याल है कि आप मेरी दरख्वास्त पर सॉरी। शेख हामद ने इसका जुमला काट कर बड़े ठोस लहजे में कहा, तुम अब इस पोजीशन में नहीं रह गई हो कि मेरी मर्ज़ी के बगैर रिज़ाइन भेज कर घर बैठ जाओ। मैं समझी नहीं सर। शबनम ने चौंक कर इसे वजाहती नज़रों से देखा। किसी नादिदा खौफ से इसके वजूद के अंदर अथल पथल भी शुरू हो चुकी थी। जवाब में शेख हामद ने दराज खोल कर एक बड़े साइज़ का बादामी इन्वेल्प निकाल कर इसके सामने डाल दिया और ख़ुद उठकर इस अकबी खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया जहाँ से वह दूर दूर तक के मनाजर देख सकता था। तुम अब इस पोजीशन में भी नहीं हो कि मेरी मर्ज़ी के बगैर रिज़ाइन भेज कर घर बैठ जाओ। शेख हामद के 2 जुमले शबनम के जहन पर बिजली बनकर गिरे थे। इस जुमले में ऐसा चैलेंज था जिसे वो समझने से कासिर थी। इसने धड़कते दिल से एनवेल्प खोल कर देखा तो वो देखती ही रह गई। शबनम को अच्छी तरह याद था कि इसने अपने अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद गोल लॉक का पुश बटन दबाकर इसे अंदर से लॉक कर दिया था। शायद शेख हामद के हुक्म पर इसके किसी कारिंदे ने अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी पहले से ही तैयार कर रखी थी। वो ज़ुबान खोलने की पोजीशन में भी नहीं रही थी। इस्तीफ़ा देना तो दूर की बात थी। इसने ना चाहने के बावजूद किसी ख्याल से इन चारों 6x8 साइज़ तस्वीरों पर नज़र डाली। इन तस्वीर के दूसरे प्रिंट और नेगेटिव मेरे पास तुम्हारी अमान के तौर पर महफूज रहेंगे। बिग बॉस की पाटदार आवाज़ इसके कानों में गूंजी। गो कि तुम अब इस पोजीशन में नहीं रही हो कि मैं तुम्हें किसी बात का यकीन दिलाऊं, लेकिन हकीकत यही है कि मैं तुम्हारे साथ रायत ही की है। जब तक तुम मेरे इशारे पर मेरे लिए काम करती रहोगी इन तस्वीरों के बारे में हर बात राज रहेगी। बसूरत दिगर सर, मेरा जुर्म क्या था? शबनम में बड़ी नहीफ और मुर्दा सी आवाज़ में दरियाफ्त करने की जसारत की। कसूर तुम्हारा होता तो शायद। वो कुछ कहते कहते रुक कर बोला, सबा बेगम की ज़िंदगी का राज, इसकी वो कहानी जो इसने तुम्हें सुनाने की गलती की थी और वो तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। ये तस्वीरें इस सिलसिले में तुम्हारी ज़ुबान पर कुफल का काम अंजाम देंगी। हो सकता है ख़ुद सबा बेगम को भी ज़ुबान खोलने के नाकाबिल तलाफ़ी सज़ा भुगतनी पड़े। मुमकिन है कि तुम इसकी कहानी को मादी शक्ल में इसके आखिरी अंजाम तक पहुँचाओ, फिर तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पेशतर तुम्हें मेरे लिए कुछ ज़रूरी काम भी करने होंगे। वो क्या? शबनम ने दिल की धड़कनों पर बमुश्किल काबू पाते हुए पूछा। वो समझ रही थी कि इसकी पोजीशन अब इस मासूम और कमज़ोर पौधे से मुख्तलिफ नहीं थी जो आंधी की ज़द में आकर पूरी तरह झुक गया था। एक तुन झोंका ही इसके वजूद को रेज़ा रेज़ा कर देने के लिए काफ़ी होता। शेख हामद पलट कर मेज़ पर आ गया। इसने लिफाफा उठाकर दराज में डाला, फिर ठोस लहजे में बोला, रेनबो क्लब में तुम्हारा आना जाना भी रह चुका है। हाँ, मैं इनकार नहीं करूँगी। कभी मैडम रूबी से मिली हो या मिलने का कोई इत्तफाक हुआ है? इसने सरसराते लहजे में पूछा। इसकी अक्काबी नज़रें शबनम के चेहरे पर मरकूज़ थीं जो पूरी तरह इसके जाल में फंस चुकी थी। मैं मैडम को जानती हूँ, एक बार इसके घर भी जा चुकी हूँ। गुड,
शेख हामिद के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट पूरे तंतराक से उभरी। तुम्हें सारे काम छोड़कर मैडम रूबी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। जो चाहो जवाब पेश करो, लेकिन इसे इस तरह अपने एतमाद या अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करो कि वो तुम्हें इस दुनिया में सबसे काबिल एतमाद समझने लगे। उसने एक लम्हे के बाद बड़े खूनख्वार लहजे में कहा, ये मेरी दरख्वास्त नहीं, मेरा हुक्म है, शेख हामिद का हुक्म है। शेख हामिद का हुक्म जैसे टालने का अंजाम तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहेंगे। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है? जो चाहो खुलकर कहो। इस बार शेख हामिद ने पैंतरा बदल कर कदरे नरम लहजे में कहा, मैं 2 बात की दरख्वास्त करूँगी। इसने रुंधी हुई आवाज़ में इस तरह कहा जैसे आहनी सलाखों के पीछे मुक़य्यद कोई कैदी हिटलर जैसे बेरहम और दरिंदा सिर्फ ज़ालिम से ज़िंदगी की भीख मांग रहा हो। मैं अपनी बर्बादी पर मौत को तरजीह देना पसंद करूँगी, इसलिए फ़िक्र मत करो, शेख हामिद ने स्पाट लहजे में कहा। मैडम की माली हैसियत से आप भी वाकिफ़ होंगे। इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की खातिर किराए की गाड़ियों के अखराजात। तुम्हें ड्राइविंग आती है? इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सवाल किया गया। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। मैंने शौक किया ड्राइविंग सीखने की खातिर एक ड्राइविंग स्कूल से। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। सर, शबनम ने हिम्मत करके मुर्दा सी आवाज़ में पूछ ही लिया, क्या काम मुकम्मल हो जाने के बाद आप मुझे बाइज़्ज़त तौर पर मेरी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद कर देंगे? ये हालात पर मुनहसर है, मगर इस बात को हमेशा जहन में रखना कि अगर कभी तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। वह खामोश बेटी दिल की धड़कनों को शुमार करती रही। जिस दलदल में वो फंस चुकी थी, इसका सिर्फ एक ही इलाज था, बिग बॉस की मौत। लेकिन इस सोच का अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान भी नहीं था। खासी देर तक वो सर झुकाए बैठी शेख हामिद की तरफ से दी जाने वाली हिदायत ज़हन नशीन करती रही। फिर जाने के लिए लरज़ते कदमों पर बमुश्किल खड़ी हुई तो बिग बॉस ने बड़े ठोस लहजे में से मुखातिब किया, एक बात गौर से सुन लो, मेरे नादीदा हाथ, कान और आंखें तुम्हारी एक एक हरकत को किसी हसास क्लोज सर्किट कैमरे की तरह वॉच करते रहेंगे। तुम अपने अपार्टमेंट के बंद कमरे में भी बिस्तर पर लेटकर सांस लोगी तो वो भी मुझे सुनाई देती रहेगी। उसने इस बात में सर को जुम्बश देकर इसकी बात सुनने और समझने का इकरार किया, फिर सर झुकाए कमरे से निकल गई। इसके जहन में गर्म लू के तेज़ झक्कड़ चल रहे थे। अफजल खान होश में आ चुका था, लेकिन डॉक्टरों ने इसे अब भी ख़तरे से बाहर करार नहीं दिया था। इस वक्त भी नीम गुनूदगी की कैफियत से 2-4 बिस्तर पर पड़ा बुरी तरह कराह रहा था। डॉक्टरों की माहिराना राय थी कि अगवा करने वालों ने इस पर जो शदीद तशद्दुद किया था, इसके अंदरूनी असरात को ख़त्म होने में 2-3 हफ्ते और भी लग सकते हैं। सिराज शेख हामिद की मुतवक्का आमद से खासी देर कबल अस्पताल पहुंच गया था। इसने सादा लिबास वालों को भी ख़ास तौर पर ज़्यादा मुहतात रहने की ताकीद कर दी थी। इस वक्त वह अफजल खान के कमरे में तन्हा ही था। ड्यूटी नर्स को इसने कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया था। वो अफजल खान से तन्हाई में कुछ बातें करने का ख्वाहिशमंद था। अब कैसा महसूस कर रहे हो? इसने अफजल खान की निगाहों में दूर तक झांकते हुए मुस्कुराकर पूछा। ज़िंदगी से अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई, अफजल खान ने नकाहत से जवाब दिया। आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि मेरी मुश्किल दूर कर सकें। कोई ख़ास फरमाइश? हाँ, अफजल खान ने कर्ब को छुपाते हुए मुल्तजी लहजे में जवाब दिया। डॉक्टर से कहें कि आखिरी इंजेक्शन लगाकर मुझे इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से निजात दिला दे जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। इसकी फरमाइश तुम अपने बिग बॉस से भी कर सकते हो, सिराज ने तंज किया। वो कुछ देर में तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने की खातिर आने वाला है। तुमने कभी इसके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसकी खातिर ज़िंदगी दाव पर लगाते रहे। अब एक फरमाइश करना तो तुम्हारा हक भी बनता है। अफजल खान ने जवाब में होंठ पींच लिए। वो सिराज के जुमले की गहराई को समझ कर अंदर ही अंदर पीछोताब खा रहा था। सोच रहा था कि वो मैडम की तस्वीर बनाकर बॉस की खिदमत में पेश कर देता तो इसकी हैसियत में 4 चांद लग जाते। इसने जो प्लानिंग की थी इसमें नाकाम भी नहीं रहा था। मैडम ने सील बंद बोतल मंगवा कर अपनी दूर अंदेशी का मुजाहरा करने की कोशिश की थी। शायद भूल गई थी कि शेख हामिद का दस्ते रास्त होने के सबब इसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं थी। ब्लैक टाइगर के ख़तरे से आगाह करने के फ़ौरन ही बाद वो चोर रास्ते से निकल गया था। वो मैडम को दबोचने के लालच में ख़ुद दबोच लिया गया था। इसे नाकाबिले बर्दाश्त हालात में रहना पड़ा। इनाम की बजाय वो बिग बॉस के अताब का शिकार हो गया। फिर इसे जिस हालत में कचरा कुंडी से उठाया गया तो वो भी इसके जहन में नक्श होकर रह गया था। इस कैफियत को वो फरामोश नहीं कर सकता था। अब क्या सोच रहे हो? सिराज ने इसे गहरी नज़रों से घूरते हुए सवाल किया। मैं गलती पर था, इसने होंठ चबाते हुए बड़ी अजियत से कहा। इसी का खमियाजा भुगत रहा हूँ। बहुत जल्दी एहसास हो गया। प्लीज़ मिस्टर सिराज, इसने शर्मिंदगी का इजहार किया।
آپ اگر مجھے گھانٹوں میں گھسیٹنے کی بجائے میری مشکل آسان کرا دیں تو میں اور میری روح دونوں باہر سے کچھ آوازیں ابھری۔ نرس دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو افضل خان نے خاموشی اختیار کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ سراج بھی نرس کے قریب جا کر اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے افضل خان کی کیفیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہو۔ 2 منٹ بعد شیخ حامد نے کمرے میں قدم رکھا تو سراج نے نہ چاہنے کے باوجود DIG کرائمز کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ شیخ حامد اس کا ہاتھ بے تکلفی سے تھام کر افضل خان کے قریب آ گیا جس نے مجبوراً آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن ان آنکھوں میں زندگی کی امنگ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیخ حامد کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے براہ راست ہاتھ کے اشارے سے نرس کو باہر بھیج دیا۔ سپاٹ آواز میں افضل خان سے مخاطب ہوا، میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لوٹ آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینکس باس۔ افضل خان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا پولیس تمہارا بیان لے چکی ہے؟ جی ہاں، افضل خان کی بجائے سراج نے کہا۔ بیان کی روشنی میں کسی ایسی پارٹی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا جو اغوا برائے تاوان کی لسٹ پر موجود ہو۔ پھر اس نے افضل خان کے چہرے سے نظر ہٹا کر سراج کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پولیس نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچا ہوگا، ابھی صرف امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ سراج کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ابھی کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکی، میں آپ سے بعد میں باتیں کروں گا، شیخ حامد نے کھردرے انداز میں جواب دیا۔ پھر اس کی نظریں دوبارہ افضل خان کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ سیدھا ہاتھ جیب میں رنگ گیا۔ چند لمحے وہ افضل خان کے چہرے کا بغور جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا، جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میری اطلاع کے مطابق تمہیں تاج محل ہوٹل سے فرار ہونے کے بعد اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بھی تمہاری خوش نصیبی ہی ہے، ورنہ جس انداز میں تمہارے اپارٹمنٹ کو تہس نہس کیا گیا، اسی طرح وہ تمہیں بھی روسٹ کر دینے کے موقع کو شاید ضائع نہ کرتے۔ افضل خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ بگ باس جیسے خطرناک آدمی کے سامنے وہ اس کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم روبی کو تم تاج محل ہوٹل میں کیوں لے گئے تھے؟ شیخ حامد نے کسی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے سوال کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مسٹر سراج نے اگر میرے خیال سے معاملے کو نہ سنبھال لیا ہوتا تو تمہاری حماقت سے میری کاروباری ساکھ بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ آئی ایم سوری باس، افضل خان نے دل پر جبر کر کے کمزور لہجے میں جواب دیا۔ تم یہ بھی بھول گئے تھے کہ میرے بزنس گروپ میں تمہاری کیا حیثیت تھی؟ افضل خان بدستور خاموش رہا۔ شیخ حامد کچھ دیر اسی سے ایسے ہی سوالات کرتا رہا جو اس کے مطلب کے تھے، جن کے جوابات اور افضل خان کی خاموشی دونوں یہی ظاہر کرتی تھی کہ افضل خان نے جو کچھ کیا، اس کا نتیجہ بھگتا وہ اس کی ذاتی بے پرواہی تھی۔ شیخ حامد کا اس سے دور کا بھی سروکار نہیں تھا۔ سراج کو اس طفلانہ شو آف کی توقع نہیں تھی۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ حامد نے بڑے سرد لہجے میں سوال کیا۔ کیا ابھی تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکو گے؟ پلیز مسٹر حامد۔ سراج چپ نہ رہ سکا۔ ایک جوڑتی نظر افضل خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے شیخ حامد سے کہا، میرا خیال ہے کہ افضل خان کو جو سزا مل چکی ہے وہی کافی ہے۔ یہ آپ کا ذاتی خیال ہے، لیکن میں اس شخص کو دوبارہ بحیثیت بزنس مینیجر کے عہدے پر قبول کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود آپ اس کی سرپرستی سے منہ بھی نہ پھیریں۔ سراج نے دل پر جبر کر کے کہا، میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ افضل خان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دینا بھی۔ سراج نے معنی خیز انداز میں جملہ مکمل چھوڑ دیا۔ فی الحال میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ آپ کی سفارش پر غور ضرور کروں گا۔ تھینکس۔ سراج نے اس بار اطمینان کا سانس لیا۔ ویسے وہ بھانپ چکا تھا کہ شیخ حامد کے پینٹ کے سیدھے ہاتھ کی جیب میں چھپا کوئی حساس ٹیپ ریکارڈ تمام گفتگو کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ افضل خان امید و بیم کی کیفیتوں سے دوچار تھا۔ شیخ حامد کے کمرے سے جانے کے بعد ہی اس نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا۔ سراج بھی شیخ حامد کے ساتھ ساتھ تھا۔ کمرے کے باہر راہداری میں سے شیخ حامد کے 2 سادہ لباس والے گارڈ بھی نظر آ گئے۔ شیخ حامد سراج سے باتیں کرتے ہوئے اپنی کار تک آیا۔ ڈرائیور نے تیزی سے نیچے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ تم دوسری گاڑی میں آنا، اس نے ڈرائیور کو حکم دیتے ہوئے سراج کی طرف دیکھا۔ مجھے اس وقت DSP صاحب سے اکیلے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اشارہ بہت واضح تھا۔ سراج مسکرا دیا، پھر اس نے اگلی نشست پر بیٹھنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ شیخ حامد نے ڈرائیور سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی اسپتال کے کمپاؤنڈ سے نکل کر ساحلی علاقے کی طرف موڑ دی۔ سراج نے گفتگو کی ابتدا نہیں کی۔ 10 منٹ تک مکمل خاموشی رہی، پھر شیخ حامد نے بڑی سنجیدگی سے پہل کی۔ مسٹر سراج، آپ کو شاید علم ہوگا کہ آپ کے DIG کرائمز نے ذاتی بنیادوں پر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
जी हाँ, ये भी खबर गर्म है कि इस कुर्सी पर एसपी आगा मंजूर की तैनाती की सिफारिश की गई है। सिफारिश वाली बात आपने गलत नहीं सुनी, शेख अहमद ने ठोस आवाज़ में कहा। ये भी बता दूं कि सिफारिश मैंने ही की है, 2 रोज़ के अंदर ऑर्डर भी आ जाएंगे। फ़ाइन। सिराज ने खुशी का इजहार किया। इस वक्त भी इसके जहन में सब मैरियन की अहमियत वाली बात गूंज रही थी। मैं ताजमहल होटल वाले मामले में आपका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। असल सूरत हाल अगर अखबारी नुमाइंदों के हाथ लग जाती तो मुझे इस बात का एहसास था। सिराज ने पहलू बदल कर जवाब दिया। 1 लाख की रकम अभी तक मुझ पर कर्ज है। फॉरगेट इट। शेख अहमद मुस्कुराकर बोला। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दोस्तों का इस दिल में होता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसके बारे में अब खुलकर बात करना ज़रूरी हो गया है। आखिरी जुमला संजीदगी से अदा किया गया। क्या आपका इशारा समझ रहा हूँ? सिराज ने संभल कर सपाट लहजे में जवाब दिया। अगर आपका इशारा ज़ीशान होटल वाले ऑपरेशन की तरफ है तो वो मेरी मजबूरी थी। इसकी तमाम प्लानिंग डीआईजी क्राइम्स ने की थी। इसने बात जारी रखी। इसके बाद जो कुछ हुआ आपको इसकी खबर भी ज़रूर होगी। इन दोनों ने ज़ुबान खोलने के बजाय मौत को तरजीह दी। बाद में हमारा ताक़ुब करने वाली सफ़ेद कार को भी मिस्टर अलीम अहमद के हुक्म पर ही डिस्पोज़ किया गया था। इसके बाद क्या हुआ आपको इसका इल्म भी ज़रूर होगा। बंगाली पाड़े से पुलिस को 2 मतलूबा मुजरमों की लाशें मिली थीं। सिराज ने बेपरवाही से कहा। उनके बारे में पुलिस को कहाँ से मालूमात हासिल हुई थी? शेख अहमद ने सरसराते लहजे में सवाल किया। आई डोंट नो, सिराज ने स्पाट आवाज़ में कहा। इन दोनों को किसने और क्यों कत्ल किया, फ़िलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँ? इस बार शेख अहमद के सवाल में चुभन बहुत वाज़िया थी। एज़ यू विश। सिराज ने मुस्कुराकर शेख अहमद को मुखातिब किया। बहसीयत एक पुलिस ऑफिसर के हम दीदा दानिस्ता कानून की नज़रों में धूल भी नहीं चूंक सकते। ताउन एक हद तक भी किया जा सकता है। इसके लिए आंख बंद करके दूसरे पर इत्मीनान करना भी शर्त है। शेख अहमद एक पल को तिलमिला कर रह गया, लेकिन फ़ौरन ही इसने कैंचली बदलने में देर भी नहीं की। मैडम रूबी के सिलसिले में आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या वो मेरे मुकाबले पर आने की हिमाकत कर सकती है? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, सिराज ने शान उचका कर कहा। मैं हर बात का जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन फ़िलहाल जो धुंध तारी है इसको छटने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अफजल खान के बारे में आपने क्या फ़ैसला किया? सिराज ने मैडम का मौजू बदल दिया। मेरी ज़ाती राय है कि इसे अहम जिम्मेदारी ना सही मगर एक मौका ज़रूर दिया जा सकता है। मगर आपको अभी तक दोस्त समझ रहा हूँ, इसलिए आपकी बात नहीं टालूंगा। मगर एक बात खुलकर वाज़िया कर दूं, मैं डबल क्रॉस करने वालों को नज़रअंदाज करने का आदी नहीं हूँ। इनको अपने इशारों पर चलाने की ट्रिक्स भी जानता हूँ। गुड, सिराज ने मानखेज़ अंदाज में जवाब दिया। किसी भी इंसान की कामयाबी का राज भी यही है कि वो मौके की मुनासबत से अपने कार्ड्स इस्तेमाल करे। वो शेख अहमद के जुमले में खुली वार्निंग को भांप गया था। तकरीबन आधे घंटे तक शेख अहमद और सिराज के दरमियान इसी किस्म की जूम मानी गुफ्तगू होती रही। फिर सिराज को दोबारा अस्पताल ड्रॉप करने के बाद वो गाड़ी का स्टीयरिंग ड्राइवर के हवाले करके पिछली सीट पर चला गया। सिराज ने इस वक्त भी बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया था। शेख अहमद का अंदाज भी दोस्ताना था, लेकिन गाड़ी अस्पताल के अहाते से बाहर निकली तो उसके चेहरे के तासुरात भी तब्दील हो गए। नशिस्त की पुष्ट से सर टिका कर इसने आंखें बंद कर ली। जहन सिराज के बारे में कोई आखिरी फैसला करने के सिलसिले में शैतानी अंदाज में ताने बुन रहा था। डॉक्टर के मशवरे के बावजूद लियाकत हुसैन ने अस्पताल में पड़े रहने से इनकार कर दिया। अगरचे से वहाँ हर किस्म की सहूलत हासिल थी, लेकिन वो आराम तलबी का आदी नहीं था। नौशहरा में भी कभी जब वो बीमार पड़ता तो माँ फौरी तौर पर डॉक्टर को तलब करती। डॉक्टर सरदार सरफराज खान की बड़ी हवेली का नाम सुनते ही दौड़े चले आते। माँ से अपने शफीक हाथों से दवा पिलाती तो वो अक्सीर साबित होती। मारे बांधे वो 2 घंटे बिस्तर पर लेटता, फिर अपने कामों में जुट जाता। सेठ उस्मान और रहीला बेगम इसके ममनून और एहसान थे। उन्होंने भी इसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए तो लियाकत हुसैन के होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। सेठ उस्मान ने जो नई गाड़ी खरीदी थी वो पहले वाली के मुकाबले में ज़्यादा कीमती और पावरफुल थी। इसी कंपनी की लैंड क्रूज़र लियाकत हुसैन के बाप के पास भी थी। अस्पताल से फारिग होकर वो बाहर आया तो नई चिमचिमाती गाड़ी देखकर इसे बहुत सारी भूली बसरी बातें याद आ गईं। खुदा तुमको और फरहीन को ज़िंदगी की ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। माँ की दुआएं भी तुम्हारे साथ जा रही हैं, कभी खुद को तन्हा ना समझना। ये माँ की दुआओं का ही नतीजा था कि कराची आते ही इसके दिन फिर गए। कुछ दिन इसने कब्रिस्तान के साथ बने मकान में गुजारे। वहाँ इसे कोई भी तकलीफ़ न थी। गुल खान राहीला ने से या फरहीन को अपने आबाई शहर से दूर होने का एहसास कभी नहीं होने दिया था, लेकिन एक बदकार सिफली का अमल करने वाला ज़रूर इनके लिए परेशानी का सबब बन गया था।
अस्पताल से बाहर निकलकर वो नई गाड़ी के पास आकर रुक गया। इसने बड़े प्यार से गाड़ी को देखा, सेठ उस्मान को मुबारकबाद दी। फिर इसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला तो सेठ उस्मान ने इसे आराम की खातर रोकना चाहा, लेकिन राहिला बेगम ने इनका हाथ थाम लिया। इन्हें लियाकत हुसैन के चेहरे पर दमकती खुशी का एहसास था। इसे गाड़ी चलाने से रोका जाता तो शायद इसे दुख होता। लियाकत हुसैन ने इग्निशन में लगी चाबी घुमाई तो नई कार यकदम ही स्टार्ट हो गई। इसका दिल मुसरत से झूम उठा। क्या सोच रहे हो लियाकत हुसैन? राहिला बेगम ने अपनी दूरबीन नज़रों से लियाकत हुसैन के चेहरे के बदलते तासुरात का जायज़ा लिया। क्या घर वाले याद आ रहे हैं? हाँ, लियाकत हुसैन ने दबी ज़ुबान में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। सोच रहा हूँ कि अब फ़रहीन को वापस बुला लूँ। इससे किसी न किसी ज़रिए से मेरी बीमारी की इत्तला मिल गई होगी, वो भी बेचैन होगी। इसमें सोचने की क्या बात है? सेठ उस्मान ने कहा। तुम्हारे घर पास पड़ोस में कोई ना कोई फ़ोन तो ज़रूर होगा, तुम नंबर बता दो। मैं भी घर चलते हैं तो तुम्हारी सेहत तो वो मलूल सा हो गया। बात बनाकर बोला, मुझे ऐसा कोई नंबर याद नहीं, वरना ज़रूर बता देता। फ़िक्र मत करो, घर पहुँचते ही हाथ लिख कर पोस्ट कर दो। राहिला बेगम ने इसके चेहरे के बदलते तासुरात को गहरी नज़रों से देखकर बड़ी फ़राख दिली से कहा, तुम चाहो तो फ़रहीन के साथ साथ अपने वालिदैन को भी बुला लो, वो भी खुश होंगे। ये भी लिख दूँगा। लियाकत हुसैन ने दिल महसूस कर जवाब दिया। लियाकत हुसैन ने गाड़ी सेठ उस्मान के खूबसूरत बंगले के सामने रोकी तो राहिला बेगम ने बड़े लाड से पूछा, ये तुमने गाड़ी कहाँ रोक दी? लियाकत हुसैन एक पल के लिए घबरा सा गया। फिर इसने किसी ख्याल से पूछा, क्या आप लोगों ने घर भी बदल लिया है? नहीं, राहिला बेगम ने अपनायत से जवाब दिया। आज हमने तुम्हारी नेक्सी का इफ्तिताह करने का प्रोग्राम बनाया है। लियाकत हुसैन ने बराबर के बंगले पर नज़र डाली तो बात इसकी समझ में आ गई। सेठ उस्मान का पुराना और काबिल एतमाद गार्ड नए बंगले के गेट के सामने मौजूद था। लियाकत हुसैन ने गाड़ी का रुख नए बंगले की तरफ किया तो गार्ड ने बड़ी मुस्तैदी से फाटक खोल दिया। राहिला बेगम के मुताबिक इसने गाड़ी बंगले के नेक्सी के सामने ले जाकर रोक दी। इसे बताया जा चुका था कि अस्पताल से रुखसत होने के बाद इसे फ़रहीन के साथ वहीं क़याम करना है। नेक्सी के दरो दीवार देखकर लियाकत की आंखें खुशी के आंसुओं से डबडबाने लगी। गाड़ी से उतरकर वो सेठ उस्मान के साथ इस खूबसूरत नेक्सी में दाखिल हुआ जो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर लाउंज के अलावा किचन बाथरूम वगैरह भी बंगले की शान से मुताबिकत रखते थे। नेक्सी के बाहर 2 तरफ फूलों की क्यारी थी जिसको देखकर फ़रहीन का दिल यकीनन बाग बाग हो जाता। पहले कमरे में कदम रखते ही लियाकत हुसैन खिड़की और दरवाज़ों पर पड़े खूबसूरत पर्दों को देखकर चौंका। सामने एक सिंगल बेड का एहतमाम भी था। दूसरे कमरे में दाखिल होने के बाद इसे अपना साजो सामान भी नज़र आ गया जो गुलखान के साथ वाले घर में था। इस कमरे में खिड़कियों और दरवाज़ों पर भी मैचिंग कलर के पर्दे नज़र आ रहे थे। किचन भी साफ़ सुथरा था, जहाँ एक छोटा फ्रिज भी था। बाथरूम भी म्यारी था। वो सेठ उस्मान और राहिला बेगम के साथ खामोश तमाशाई की हैसियत से एक एक चीज़ का जायज़ा लेता रहा। फ़िलहाल तुम यहाँ रहोगे, फ़रहीन आ जाए तो फिर इसकी पसंद से घर भी डेकोरेट हो जाएगा और ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। बेगम साहब, लियाकत हुसैन की आंखें झलक उठीं। आपके एहसानात ने मुझे ख़रीद लिया है, मुझे गुनाहगार मत करो। राहिला बेगम ने खलूस से दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि तुम हम गैर नहीं बल्कि घर का एक फ़र्द समझते हैं, और ये भी सच है कि हमने नहीं बल्कि तुम्हारी बेलौस मोहब्बत और कुर्बानियों ने हमें ख़रीद लिया। कुछ देर बाद इसके जहन में सेठ उस्मान राहिला की वो बातें गूंजने लगी जो उन्होंने पुरानी गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में की थी। डॉक्टर ने इससे कुछ और कहा था, तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई, वरना तुम्हारी गाड़ी का जो हशर नशर हुआ इसके बाद तुम्हारा बच जाना भी किसी मौजूज़े से कम नहीं। डॉक्टर ने कई मौक़ा पर इसे हादसे की संगीन नौयत के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बता दिया था, लेकिन लियाकत हुसैन को जहन पर बार बार जोर देने के बावजूद इस इंदौनाक हादसे के बारे में कोई बात याद ना आ सकी। इस वक्त भी वो इसी बात पर गौर करते करते गनूदगी की कैफियत से दो चार हुआ तो कहीं दूर से एक मानूस आवाज़ इसके वजूद के सन्नाटे में गूंजने लगी। इंसान बड़ा खुदगर्ज और एहसान फरामोश होता है। पहले शैतान के वर्गलाने पर सिराते मुस्तकीम से भटक जाता है। झूठी मुसरतों के फ़रेब में मुब्तला होकर इस खुदावंद कुद्दूस को यकसर फरामोश कर देता है जिसने इसे ज़िंदगी जैसी अनमोल नेमत अता की। चंद रोज़ की पुरफ़रेब मुसरतों में मुब्तला होकर वो ये भी भूल जाता है कि ये कारज़ी मुसाफिर खाने में किसी आजमाइश के लिए वक्ती क़याम के लिए रूह जैसी पाकीज़ा दौलत से माला माल किया गया। लियाकत हुसैन इस आवाज़ को सुनता रहा। इंसान खुदा की फ़याज़ी पर कभी सिदके दिल से गौर नहीं करता, इसकी मुक़द्दस किताब में लिखी रोशन बातों पर तवज्जो नहीं देता, मगर इंसान कभी ये भी गौर नहीं करता कि रोज़े हिसाब कहीं 10 और 700 के मुकाबले में एक एक गुनाह मिलकर 10 और 700 पर सबकत ना ले जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो लियाकत हुसैन। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वही आवाज़ फिर उभरी। इब्लीस ने भी नारी होने के घमंड में आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो मलून करार पाया।
इस दुनिया में जहाँ तुम सांस ले रहे हो, इन्हें एक नहीं हज़ारों लाखों इब्लीस मौजूद हैं जो एक दूसरे को हकीर समझते हैं। शेख हामिद भी किसी इब्लीस से कम नहीं। गरूर और तकब्बुर ने इसके लिए तौबा के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। वो तुम्हारे मोहसन सेठ उस्मान, इसके ईमानदार दोस्त DSP सिराज को भी नुकसान पहुँचाने के दर पे है। मैडम रूबी को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए मुस्तरिब है। कुछ और भी हैं जो इस इंसानी इब्लीस के जाल में जकड़े हुए हैं। तुम्हें खुदा के एक बरगज़ीदा बंदे ने अपने रब ही की मर्ज़ी से एक रूहानी ताकत से नवाज दिया था। वह नाबीना रेश दराज भी से खुदा का एक फरिश्तादा था जिसने दरमियान की तमाम रुकावटों को एक इशारे से दूर करके तुम्हें इस मजज़ूब तक पहुंचाने में मदद की थी। फिर तुम खुदा की किस किस नेमत को ठुकराओगे, किस तरह मुंह फेर सकोगे? खुद अपने गिरबान में भी झांक कर देखो। खुदा के कर्म और माँ की दुआओं ने ही तुम्हें इज़्ज़त बख्श दी है। तुम इस मालिक के दो जहां के एहसानों का शुक्र अगर चाहो भी तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ तुम्हें अता किया गया इसके ज़रिए तुम कुछ लोगों को शेख हामिद जैसे मलून इब्लीस के अताब से ज़रूर बचा सकते हो। इस नेक काम, इस रब्बे करीम की रहमतें भी कदम कदम पर साथ देंगी। यही नेकियां रोज़े क़यामत तुम्हें दोज़ख के अज़ाब से निजात दिलाएंगी। मुझे क्या करना होगा? लियाकत हुसैन ने गुनूदगी की कैफियत में दरियाफ्त किया। सिर्फ़ एक नीयत जिसमें कोई खोट, कोई रियाकारी शामिल ना हो। बाकी मुश्किल वो आसान कर देगा जो सबका नाजात दहिंदा है। मैं क्या कर सकता हूँ? अहद, किसी मज़लूम को किसी जालिम के हाथों से महफूज रखने का अहद। सच्चे दिल से फिर इस पर अमल करते वक्त सिर्फ़ इस कादिर मतलब को याद रखना जो ज़िंदगी और मौत पर कादिर है। लेकिन अभी तुम्हारे लिए कभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। वो क्या? गंदे अमल करने वाले काफिर प्रताप घोष के कहे हुए आखिरी जुमलों को कभी फरामोश न करना। वो पैंतरे बदल बदल कर तुम्हारे कदम को डगमगाने की खातर कई हसीन जाल बुन रहा है। इनका ख्याल रखना, वरना क्या होगा? लियाकत हुसैन के होंठों को जुम्बश हुई लेकिन कोई आवाज़ नहीं उभरी। जो कुछ मेरे बस में था मैंने तुम्हारे कानों में टपका दिया। इससे आगे मुझे ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं। लियाकत हुसैन गहरी नींद से ऐसे हड़बड़ा कर उठा जैसे किसी कारी ज़रब ने इसे पैदा कर दिया हो। वो आंखें फाड़े फाड़े इधर उधर देखता रहा। बिस्तर से उतर कर इसने पूरी नेक्सी का एक एक कोना छान मारा, लेकिन वहाँ इसके सिवा कोई और न था। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये भी इसकी समझ में नहीं आ सका। सूखे हलक को तर्क करने की खातर इसने फ्रिज से बोतल निकाल कर एक गिलास पानी पिया, फिर मशीनी अंदाज में दोबारा बिस्तर पर लेट कर आँखें बंद कर ली। एक लम्हे को इसके जहन में ये ख्याल उभरा कि वो इस आवाज़ को पहले भी कहीं सुन चुका है। कहाँ? इसे कोशिश के बावजूद याद ना सका। फिर वो नींद की वादियों में खो गया। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ें। तो कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।